एसआईपी कैसे स्टार्ट करें? ग्रो, ज़ेरोडा या कोई ऐप डाउनलोड करें, केवाईसी करें, एसआईपी स्टार्ट कर दें। बट इसके लिए अलग से वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है? बट एक सेकेंड, एसआईपी कितने की करनी चाहिए? 5,000 सही रहेगा या 10,000 सही रहेगा या फिर 25 से 30,000 की करनी चाहिए? व्हाट इफ 30,000 की एसआईपी कर दी बट उसके बाद भी गोल्स पूरे नहीं हो पाए एंड एसआईपी करनी कौन से फंड्स में है? चलो फंड्स ही पता लग गए। फिर पोर्टफोलियो कितनी फ्रीक्वेंसी पे चेक करना चाहिए? ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेक करोगे तो वो भी सही नहीं है, बिल्कुल चेक नहीं करोगे तो वो भी सही नहीं है। तो करना क्या है एक्चुअली? अगर कल को यूएस ईरान वॉर एस्केलेट हो गई और मार्केट क्रैश कर गई तो पैसे निकालने हैं, एसआईपी बंद करनी है या और इन्वेस्ट करना है? तो यार एसआईपी कैसे स्टार्ट करनी है, इसका जवाब ना इजी नहीं है। ऐप डाउनलोड करना पूरे प्रोसेस का लास्ट 5% है, बट पहले 95% में डिसाइड करना होता है एसआईपी कितने की होगी, किस गोल के लिए होगी, एलोकेशन क्या होगा, कौन से फंड में होगी और उसको ट्रैक कैसे करना है। बट टेंशन ना लो, इस वीडियो में हम आपको 100% जवाब दे देंगे इस बात का। ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो नॉर्मली एसआईपी स्टार्ट करवाते वक्त कोई नहीं आपको बताता है, और वीडियो के एंड में एसआईपी शुरू करने का लाइव डेमो भी मैं आपको दूंगी। सो स्टिक टू द एंड। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन को क्लियर कर देना चाहिए। एसआईपी खोलने में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? डीमैट अकाउंट खुलवाना। यही आपने ऑलमोस्ट हर जगह सुना होगा, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ये पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इनफैक्ट बिना समझे डीमैट में म्यूचुअल फंड लेना स्टार्ट कर दिया तो बाद में आप अननेसेसरी एक प्लेटफॉर्म की इकोसिस्टम में फंस सकते हो। म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने के लिए डीमैट अकाउंट कंपलसरी होता ही नहीं है। यूनिट्स आप दो तरीके से होल्ड कर सकते हो, डीमैट फॉर्म में या एसओए फॉर्म में। डीमैट में म्यूचुअल फंड यूनिट्स डीमैट अकाउंट के अंदर होती हैं, बिल्कुल शेयर्स की तरह। ट्रांजैक्शंस मोस्टली ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से होती हैं, होल्डिंग्स एक जगह दिख जाती हैं, बट एक्सपीरियंस उस ब्रोकर के सिस्टम से लिंक्ड हो जाता है। ब्रोकर चेंज या ट्रांसफर कम्बरसम हो सकता है एंड एनुअल चार्ज भी हो सकते हैं। एसओए का फुल फॉर्म है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इसमें यूनिट्स डायरेक्टली एएमसी के फोलियो में रिकॉर्ड होती हैं, जैसे एचडीएफसी, निपॉन या आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड। सिंपल लैंग्वेज में, डीमैट में यूनिट्स ब्रोकर के रूट से होल्ड होती हैं, एसओए में डायरेक्टली म्यूचुअल फंड फोलियो में। एसओए का बिगेस्ट फायदा ये है कि आप किसी एक ऐप से लॉक नहीं हो। आज एमएफ सेंट्रल से इन्वेस्ट कर रहे हो, कल किसी और प्लेटफॉर्म से ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट ऐप में नहीं, फोलियो में पड़ी है। डीमैट मेंटेनेंस चार्जेस भी जीरो होते हैं। डीमैट गलत नहीं है। अगर शेयर्स, ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स आप एक जगह देखना चाहते हो, इट कैन बी कन्वीनियंट, बट आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चूज कर रहे हो। चलो अब ये समझ आ गया कि एसओए क्यों काफी इन्वेस्टर्स के लिए बेटर हो सकता है। बड़ी बुकिंग एप्स जैसे कि ग्रो, ज़ेरोडा या एंजल वन जनरली डीमैट रूट यूज करते हैं। एसओए रूट आपको एमएफ सेंट्रल, एमएफ यूटिलिटी या कुबेरा जैसे प्लेटफॉर्म्स पर मिल सकता है। अब आता है एसआईपी का सेकंड स्टेप, व्हिच इज केवाईसी एंड मैंडेट क्रिएशन। एंड डोंट वरी, ये सारे स्टेप्स मैं प्रैक्टिकली करके भी आपको दिखाऊंगी। केवाईसी में पैन, आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ, मोबाइल, ईमेल, ऑक्यूपेशन, बैंक अकाउंट और नॉमिनी डिटेल वेरीफाई होती है। बेसिकली कंपनी चेक करती है कि इन्वेस्टमेंट किस पर्सन की है और पैसा किस वेरीफाइड अकाउंट से आ रहा है। एंड मैंडेट का मतलब होता है आप बैंक को परमिशन देते हो एसआईपी अमाउंट फिक्स्ड स्केड्यूल के हिसाब से ऑटोमेटिकली डेबिट हो सके। इसको ओटीएम, ई नैश या ऑटो पे जैसे नाम से भी देखना होगा। बहुत लोग मैंडेट लगाने से डरते हैं, उन्हें लगता है कि प्लेटफॉर्म कभी भी पैसे काट लेगा, बट ऐसा नहीं होता। मैंडेट एक मैक्सिमम लिमिट सेट करता है। एक्चुअल डेबिट सिर्फ ऑथराइज एसआईपी अमाउंट और डेट के अकॉर्डिंग होता है। 1 लाख का मैंडेट बना हुआ हो सकता है, बट अगर एसआईपी 10,000 की है तो डेबिट 10,000 का ही होगा। मैंडेट के बिना डिसिप्लिन मेंटेन करना मुश्किल है। फर्स्ट मंथ मैनुअली इन्वेस्ट कर लोगे, थर्ड मंथ में आप ऑफिस में बिजी हो गए, फोर्थ मंथ में मार्केट डाउन होगी और 6 मंथ्स के बाद आपका प्लान जो है खत्म हो जाएगा। ऑटो डेबिट का बेनिफिट है, इन्वेस्टमेंट हर मंथ आपके मूड पे डिपेंड नहीं करेगी। पहले दो स्टेप समझने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, अब थर्ड स्टेप पे आते हैं। एंड ऑनेस्टली ये असली स्टेप है जहां पे 99% लोग मार खा जाते हैं। मैपिंग योर इन्वेस्टमेंट्स टू योर गोल्स। मेजॉरिटी लोगों का थॉट प्रोसेस होता है बस बेस्ट फंड बता दो, सब में 1-2 हजार की एसआईपी लगा दूंगी या लगा दूंगा। ऑनेस्टली दिस इज नॉट अ स्ट्रैटेजी, दिस इज अ डिजास्टर वेटिंग टू हैपन। आपने 8 म्यूचुअल फंड में, आपने 8 फंड्स में एसआईपी लगा दी, पोर्टफोलियो कलरफुल दिखने लगा, बट टोटल एसआईपी सफिशिएंट है या नहीं पता ही नहीं है। आप 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, जब गोल के लिए 35,000 रिक्वायर्ड है, रिटर्न अच्छा आया, तब भी गोल आपका पूरा नहीं होगा। इसीलिए पहला क्वेश्चन बेस्ट फंड कौन सा है नहीं होना चाहिए। पहला क्वेश्चन होना चाहिए मेरा गोल क्या है, कितने साल बाद
एंड उसके लिए कितना पैसा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपकी 15 साल बाद 1 करोड़ आपको चाहिए, रफली 12% रिटर्न अज्यूम करें, जो गारंटीड नहीं है, सिर्फ इलस्ट्रेशन है। तो एसआईपी अराउंड 20,000 पर मंथ के आसपास की होनी चाहिए। अगर आप 5,000 की एसआईपी लगाकर खुश हो कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गई है, टेक्निकली स्टार्ट तो हो गई है बट गोल ट्रैक पे है ही नहीं। गोल अमाउंट जो है कैलकुलेट करते वक्त इन्फ्लेशन भूलना सबसे बड़ी गलती हो जाती है हमसे। आज किसी कोर्स की कॉस्ट 20 लाख है, 15 साल बाद सेम नहीं रहेगी। एसआईपी अमाउंट रैंडम कंफर्टेबल नंबर नहीं है, गोल से रिवर्स कैलकुलेट होता है। अगर आप रिक्वायर्ड एसआईपी कैपेसिटी आपकी ज्यादा है, जितना पॉसिबल है उतने से स्टार्ट करो, हर साल स्टेप अप करो एंड बोनस या लमसम ऐड करो, बट गैप पता होना चाहिए। गोल्स क्लियर होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप कितना रिस्क ले सकते हो, उस रिस्क के हिसाब से प्रॉपर एसेट एलोकेशन करना चाहिए। एसेट एलोकेशन का सिंपल मतलब है आपका पैसा इंडियन इक्विटी, ग्लोबल इक्विटी, डेट और गोल्ड जैसे डिफरेंट एसेट्स में कितना डिवाइड होगा। यार ये हमने एक 35-year-old मॉडरेट एग्रेसिव रिस्क टेकर का सैंपल एसेट एलोकेशन बनाया है। ऑब्वियसली परसेंटेजेस सबके लिए सेम नहीं होंगे, इसको रिकमेंडेशन नहीं फ्रेमवर्क की तरह आपको देखना चाहिए। सो 55 to 60% इंडियन इक्विटी, ये मेन ग्रोथ इंजन है। इसमें लार्ज, मिड, फ्लेक्सी और लिमिटेड स्मॉल कैप का मिक्स हो सकता है ताकि पोर्टफोलियो एक ही टाइप की कंपनीज पे डिपेंडेंट ना हो। 15 to 20% यूएस और ग्लोबल इक्विटी। इसके दो रीजंस है, पहला है ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन एंड दूसरा है रूपी डेप्रिसिएशन। अगर रूपी डॉलर के मुकाबले वीक होता है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की रूपी वैल्यू को सपोर्ट मिल सकता है। अब आता है हमारा 20 to 25% डेट। ये पोर्टफोलियो का शॉक एब्जॉर्बर है। मार्केट क्रैश होने टाइम पर ये स्टेबिलिटी देता है। गोल के अकॉर्डिंग शॉर्ट ड्यूरेशन, कॉर्पोरेट बॉन्ड या गिल्ड कैटेगरी में देखा जा सकता है। डेट का काम है इक्विटी को बीट करना नहीं, पोर्टफोलियो को बैलेंस करना। अराउंड 5% गोल्ड और सिल्वर, ये क्राइसिस और इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज का काम कर सकता है। अब इंडियन इक्विटी के अंदर एलोकेशन कैसे होगा, ये एज, रिस्क एपेटाइट एंड गोल होराइजन पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एज 26 से 30 के बीच में है और आप एक मॉडरेट रिस्क टेकर हो तो इंडियन इक्विटी बकेट के अंदर एलोकेशन कुछ ऐसी हो सकती है। 20% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% फ्लेक्सी कैप एंड 30% स्मॉल कैप। एसेट एलोकेशन के बाद आता है फंड सिलेक्शन, बट फंड का नाम चूज करने से पहले ऑप्शंस समझ लो। आप किसी भी म्यूचुअल फंड को सर्च करोगे तो ग्रोथ और IDCW ऑप्शन दिखेगा। ग्रोथ ऑप्शन में फंड की इनकम या गेन स्कीम के अंडर री इन्वेस्ट होते रहते हैं, बीच में पे आउट नहीं मिलता, इसलिए कंपाउंडिंग कंटिन्यू कर सकती है। IDCW का फुल फॉर्म है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। पहले इसको डिविडेंड बोलते थे। इसमें फंड पे आउट दे सकता है बट ये एक्स्ट्रा फ्री रिटर्न नहीं होता है। पे आउट के बाद NAV एडजस्ट हो जाती है, मतलब पैसा आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू से ही आ रहा है। इसीलिए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए जनरली ग्रोथ ऑप्शन ज्यादा सेंसिबल होता है। IDCW उन इन्वेस्टर्स के लिए रेलेवेंट हो सकता है जिनको पीरियोडिक कैश फ्लो चाहिए बट पे आउट गारंटीड नहीं होता। अब इसी स्कीम में डायरेक्ट और रेगुलर ऑप्शन भी दिखेगा। दोनों में अंडरलाइंग पोर्टफोलियो सेम होता है, सेम फंड मैनेजर, सेम स्टॉक, सेम स्ट्रैटेजी। डिफरेंस एक्सपेंस रेशो और सर्विस मॉडल का होता है। डायरेक्ट प्लान में डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन नहीं होता, इसलिए एक्सपेंस रेशो भी लोअर होता है। रेगुलर प्लान में डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व होता है और कमीशन एक्सपेंस रेशो का पार्ट होती है, इसलिए कॉस्ट स्लाइटली हायर होती है। यहां ना यार बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। काफी कंपनीज ने नैरेटिव सेट किया हुआ है कि रेगुलर मतलब लूट और डायरेक्ट ऑटोमेटिकली बेस्ट है। रियलिटी इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। अगर आप खुद गोल कैलकुलेट कर सकते हो, एलोकेशन बना सकते हो, फंड शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, मार्केट क्रैश में पैनिक नहीं करोगे एंड रीबैलेंसिंग समझते हो, देन डायरेक्ट मेक सेंस। बट अगर कोई एडवाइजर इन्वेस्टमेंट एंड टू एंड देख रहा है, SIP अमाउंट कैलकुलेट कर रहा है, सूटेबल फंड्स चूज कर रहा है, अननेसेसरीली स्विचिंग रोक रहा है और पीरियोडिक रीबैलेंसिंग कर रहा है, तो सर्विस की कॉस्ट होना गलत नहीं है। हाँ, अगर रेगुलर प्लान की कमीशन ली जा रही है बट सिर्फ फंड का नाम देकर छोड़ दिया जा रहा है, कोई आउटगोइंग सर्विस नहीं है, कुछ ऑनगोइंग सर्विस नहीं है, फिर रेगुलर लेने का कोई लॉजिक नहीं समझ आता है। सिंपल है यार, DIY करना है तो डायरेक्ट, जेन्युइन ऑनगोइंग हेल्प चाहिए तो रेगुलर कैन बी जस्टिफाइड। एक्चुअल फंड चूज करते वक्त सिर्फ ये जो लास्ट 1 ईयर रिटर्न है ना, वो मत देखना। जो फंड पिछले साल नंबर 1 था, जरूरी नहीं अगले 10 साल भी वो नंबर 1 ही रहे। अब मान लो आपने SIP स्टार्ट कर दी है, फिर पोर्टफोलियो कितनी बार चेक करना है? डेली चेक करना बिल्कुल मत करो। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो स्विगी ऑर्डर नहीं है जो हर 10 मिनट में आपको स्टेटस देखना है। हर मूवमेंट पे रिएक्ट करोगे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग
शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बन जाएगी। 6 मंथ्स में एक लाइट चेकअप कर सकते हो, एसआईपीज डिडक्ट हो रही हैं या नहीं, एलोकेशन ड्रिफ्ट तो नहीं हुआ है। प्रॉपर पोर्टफोलियो रिव्यू जनरली साल में एक बार होता है, अनलेस लाइफ में मेजर चेंज आ गया हो। फंड्स को सिर्फ इसलिए रिप्लेस मत करो क्योंकि 6 मंथ्स रिटर्न लो है। चेंज तब कंसिडर करो जब इस फंड का जो मैंडेट है वो चेंज हो, सस्टेन पीरियड तक बेंचमार्क और कैटेगरी से वीक परफॉर्मेंस हो, रिस्क एक्सपेक्टेड से ज्यादा हो, या आपका गोल एंड रिस्क प्रोफाइल चेंज हो गया हो। पोर्टफोलियो ट्रैक पे है या नहीं ये सिर्फ फंड रिटर्न से नहीं पता चलेगा। रिव्यू में देखो रिक्वायर्ड कॉर्पस क्या था, एक्चुअल कितना है, एसआईपी इनफ है या स्टेप अप चाहिए, एंड एलोकेशन का प्लान जो है उसके आसपास है या नहीं। चलो थ्योरी वाला ज्ञान हो गया, प्रैक्टिकल देखते हैं उन इन्वेस्टर्स के लिए सबसे पहले जो सब कुछ खुद करना चाहते हैं। एसओए रूट के लिए एमएफ सेंट्रल या कुवेरा जैसे प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर कर सकते हो। एमएफ सेंट्रल का इंटरफेस जो है फैंसी नहीं है, बट जनरली सेपरेट एडवाइजरी फी नहीं होती है। एमएफ सेंट्रल का ऐप भी है और वेब प्लेटफॉर्म भी है, दोनों का प्रोसेस सेम ही है। सबसे पहले आपको एमएफ सेंट्रल पे जाके साइन अप करना है। साइन अप करते ही आपको ऐसी स्क्रीन दिखेगी। स्टेप 1 में आपको अपना केवाईसी करना है। उसके लिए जैसे आप देख रहे हो, पहले आपको ओटीएम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। आप अपना मैंडेट के फिनटेक या सीएएमएस कहीं से भी बनवा सकते हो। आई एम क्लिकिंग सीएएमएस हियर। ये देखो, पैन डालते ही आपको ये सब इंफॉर्मेशन खुद से आ जाएगी। बेसिक डिटेल्स लाइक नेम, एज, प्रोफेशन, नॉमिनी डिटेल्स के बाद आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स एंटर करनी होगी। जैसे आप आगे क्लिक करोगे, इट विल रीडायरेक्ट टू योर बैंक वेबसाइट, जहां से जाके आपको मैंडेट ऑथराइज करना होगा। यूजुअली इट टेक्स 24 आवर्स टू गेट ऑथराइज्ड। इसमें आपको फिर ट्रांजैक्ट में क्लिक करके एसआईपी लमसम वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। इक्विटी में क्लिक करके आपको सब म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट दिख जाएगी। फंड सेलेक्ट करके आपको स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करना है, अमाउंट चूज करना है, स्टार्ट डेट एंड प्रोसीड कर देना है। बस ये करते ही आपकी एसआईपी लग जाएगी। ऐसे करके सारी एसआईपीज लगा लेनी है। ये बात हो गई उनकी जो खुद से सब करना चाहते हैं, बट व्हाट अबाउट दोस्त जिनको अभी भी हेल्प चाहिए, बिकॉज म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर लेना, चूज कर लेना इज नॉट इवन 2% ऑफ द जॉब डन। इसको रीबैलेंस कैसे करना है, मार्केट डिप में क्या करना है, ग्लोबल कितना होना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके लिए मेरे पास आपके लिए एक सोल्यूशन है। यहां हम आपकी हेल्प कर सकते हैं वाया Zoment. Zoment is an AMFI registered mutual funds distributor. They are already working with thousands of customers and are rated 4.9 stars. Zoment के एडवाइजर्स आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से कितना एसआईपी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा फंड चूज करना चाहिए, रीबैलेंस कब करना है, लमसम कब डालना है, ये सब में आपको हेल्प कर देगा। अगर आपको भी ये सर्विस चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वो क्लिक करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। इफ यू क्वालिफाई, Zoment team will get in touch with you and we will set up a call with you. Just a disclaimer, not everyone will get a confirmed call. आपको 100% confirm booking चाहिए, तो ये 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है। पहला, we are only onboarding customers who can invest minimum 25,000 SIP every month. इसके नीचे we will not onboard. Second, as AMFI registered distributors, Zoment will only advise regular mutual funds. इसका मतलब है there will be commission from investments. And third, slots are open only for the first 1,000 customers. उसके बाद ये बंद हो जाएगा। सो अगर आप इन तीनों पॉइंट से सहमत हैं, अगर आपसे मैच करते हैं आपकी सिचुएशन के हिसाब से, तभी आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट एसआईपी। वी होप कि हमने इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी होगी और आपको इसके बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, स्पेशली उनके साथ जो कि 7 रैंडम म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करके बैठे हैं, उस पे हर महीने 1000 रुपए लगा देते हैं और सोचते हैं उनकी रिटायरमेंट प्लान हो गई है। टिल देन, बी किफायती।